हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी तो आ ही गया, जिसमें देखिए टोटल 12,000 प्लस सीट है। उसके लिए देखिए प्लेटफॉर्म का बुक आया हुआ है। ये बुक देखिए स्पेशल साइंस का बुक है। जैसे कि आपको पता ही होगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल में साइंस के टोटल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, यह बुक साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है प्लेटफॉर्म का, जो कि है इस बुक में देखिए टोटल जो है 3200 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिया हुआ है। ठीक, इसमें थ्योरी भी दिया हुआ है चैप्टर वाइज। उसके बाद हर एक चैप्टर में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और मॉडल प्रैक्टिस सेट हर एक चैप्टर पे दिया हुआ है। इस बुक में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 पार्ट में दिया हुआ है। आज हम इस पार्ट में जो है बायोलॉजी को देखेंगे। ठीक, बायोलॉजी के हम इसमें मास्टर वीडियो देखेंगे, यानी एक ही वीडियो में हमारा प्रयास रहेगा कि बायोलॉजी के सभी टॉपिक को कवर किया जाए, जिसमें 500 से 600 के आसपास ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। सभी प्रश्न को इसी वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। PDF कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, सारी जानकारी हम वीडियो के आगे आपको बता देंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, आज का सबसे पहले बायोलॉजी में पहला टॉपिक है कोशिका विभाजन एवं कोशिका विज्ञान एवं कोशिका विभाजन। इसमें देखिए सबसे पहले हर एक टॉपिक में जो है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ही है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, जो कि बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय और इंटर स्तरीय बिहार में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए अध्यायवार यानी कि चैप्टर वाइज प्रश्न का संकलन दिया हुआ है। तो आज के सेट का पहला नंबर प्रश्न में देखिए दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोशिका भित्ति के कारण से, जो कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया। कौन हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको कोशिका भित्ति के कारण हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा पाचन यानी कि थैली यानी कि डाइजेस्टिव कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाइसोसोम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लाइसोसोम। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? ये हो जाएगा आपको लाइसोसोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको सुबेरिन। क्या कहलाता है? सुबेरिन कहलाता है। अगला प्रश्न, कोशिका भित्ति डैश कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको जंतु कोशिका में। कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में अनुपस्थित यानी कि नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? वर्गीकरण का जो है द्विनाम पद्धति का अवधारणा किसने दिया था? ये दिया था आपको लिनियस ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोशिकीय पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेबरलैंड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हेबरलैंड। अगला प्रश्न, कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको कोशिका भित्ति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न, डैश कोशिकांग में डीएनए होता है? कौन सी कोशिकांग है जिसमें डीएनए होता है? ये हो जाएगा आपको केंद्रक। किसमें? केंद्रक में होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा आपको लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइसोसोम को जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सही क्रम को चुनिए। इनमें से बोल सकता कौन सा है जो सही क्रम है? ये हो जाएगा, सबसे पहले देखिए कोशिकाएं, बहुत सारे कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, और कई सारे ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और कई सारे अंग मिलकर अंग प्रणाली का यानी कि अंग प्रणाली का निर्माण करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसी चैप्टर का जो है इसमें मॉडल सेट देखेंगे। कोशिका विज्ञान एवं कोशिका विभाजन के चैप्टर से ही मॉडल क्वेश्चन इसी तरह से हर एक चैप्टर में दिया हुआ है। देखिए मॉडल सेट का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है? प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है यह किसने गढ़ा है? इसके आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, यानी कि जोहान इबेंजी
लिस्ट पुरकिंजे ने गढ़ा था, यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? पुरकिंजे। आप इतना ही याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायता होता है, साथ ही कोशिकाओं को क्लांत भी करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लाइसोसोम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, पादप कोशिकाओं की भित्तियां डैश की बनी होती हैं? पादप कोशिका की जो भित्तियां वह किसकी बनी होती हैं? ये हो जाएगा आपको सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की। अगला प्रश्न है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा आपको साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अगला प्रश्न, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा आपको प्लाज्मोलिसिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लाज्मोलिसिस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों में से भरी होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको लाइसोसोम। कौन हो जाएगा? लाइसोसोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको जाति। क्या कहा जाता है? जाति कहा जाता है। अगला प्रश्न, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ क्या कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको कोशिका द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? कोशिका द्रव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज जो है या किसने किया था? ये किया था आपको रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न, सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको दुरामस में। क्या होता है? दुरामस में होता है। अगला प्रश्न है, राइबोसोम डैश बनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम आत्महत्या का थैली है क्योंकि उसमें क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जल अपघट एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? जल अपघट एंजाइम। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमिन के स्थान पर क्या होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होता है उसमें? यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल। अगला प्रश्न, प्लाज्मा झिल्ली क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली जो है यह हो जाएगा कोशिका में जल खनिज लवण के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है किसके द्वारा? कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं किसके द्वारा? ये हो जाएगा आपको न्यूक्लियस के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूक्लियस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ये हो जाएगा आपको लाल रक्त कोशिका में। किसमें? लाल रक्त कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। यह कथन जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसे जो जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे जीन। अगला प्रश्न, किस कोशिका ऑर्गेनेल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिक को। किसे कहा जाता है? नाभिक को कहा जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपको जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन। अगला प्रश्न, मियोसिस के किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? ये हो जाएगा आपको एनाफेज फर्स्ट में। किसमें होता है? एनाफेज फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको एंड्रोलॉजी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एंड्रोलॉजी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान
विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको मेटाफेज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मेटाफेज। अगला प्रश्न, न्यूक्लियोसाइड है क्या? इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये टॉपिक में 25 प्रश्न था। अब अगला ही बायोलॉजी का ही टॉपिक है। देखिए इस टॉपिक का नाम है पादप एवं जंतु ऊतक। अब हम इस टॉपिक से सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर मॉडल प्रश्न देखेंगे। इसी तरह बायोलॉजी में इस बुक में जितना दिया हुआ है सभी को हम बारी बारी से देखेंगे। देखिए आप लोग वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न देखिए, ऊतक चैप्टर से पहला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? मानव शरीर में जो है ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है? ये हो जाएगा आपको लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। किससे? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओ। कौन सा? ओ वर्ग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहकता रखता है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको यानी कि ए बी। कौन हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। कौन ब्लड ग्रुप? ए बी। अगला प्रश्न, यह एक प्रोटीन नहीं है, इनमें से कौन सा है जो प्रोटीन नहीं है? ये हो जाएगा आपको लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स प्रोटीन नहीं है। अगला प्रश्न है, ऊतक संवर्धन में डैश को विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं। ये हो जाएगा आपको विभोजितक। कौन हो जाएगा? विभोजितक हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए इस टॉपिक का अगला मॉडल सेट में, निम्न में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? निम्न से कौन सा जो है पशु ऊतक का प्रकार नहीं है? इसके आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको कॉन्ड्रोसाइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कॉन्ड्रोसाइट। अगला प्रश्न, डैश एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। कौन सा है जो एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है? ये हो जाएगा आपको सिस्टीन। कौन हो जाएगा? सिस्टीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि मानव की रीढ़ की हड्डी में 28 केसरुकी होते हैं। यह कथन बिल्कुल गलत दिया हुआ। अगला प्रश्न, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ पे होता है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको छोटी आंत में। मानव शरीर में जो है वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? ये होता है आपको छोटी आंत में होते हैं। अगला प्रश्न, पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है? पौधे में जो है फ्लोएम का कार्य क्या है? तो पौधे में जो है फ्लोएम का कार्य है यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न, चालनी पट्टी का एक भाग है किसका? ये हो जाएगा आपको पोषवाहक यानी कि फ्लोएम का। किसका है? फ्लोएम का भाग है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, ऊतक क्या होता है? ऊतक जो है या क्या होता है? ये हो जाएगा वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होते हैं वो ऊतक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको विभेदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभेदन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10, मांस में संवहन ऊतक बने होते हैं किसका? इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको मृदुतक ऊतक का यानी कि क्या हो जाएगा? पेरेन्काइमा। अगला प्रश्न, पौधे में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है क्या? पौधे में जो किससे प्राथमिक वृद्धि होता है? ये हो जाएगा आपको पार्श्व विभजित ऊतक से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 11 नहीं 12। अगला प्रश्न है यानी कि 12 नंबर, अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से संचित होती हैं। इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको पेरेन्काइमा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पेरेन्काइमा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 नंबर, जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको यानी कि आयत फलकी। क्यों हो जाएगा? आयत फलकी यानी कि क्यूबाइडल हो जाएगा। अगला प्रश्न, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन से ऊतक बनता है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको वसा ऊतक। कौन सा हो जाएगा? वसा ऊतक हो जाएगा। अगला प्रश्न है
हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? हमारे शरीर में जो है वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको एपिडोज ऊतक। कौन हो जाएगा? एपिडोज ऊतक हो जाएगा। अगला प्रश्न, पौधे में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा आपको नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः ऊतक है जो किसी पौधे में इसकी जड़ों से पत्ती तक जल पहुंचाता है? ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, जाइलम हो जाएगा। किसका? जाइलम। अगला प्रश्न, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करवाना। अगला प्रश्न, कोलेनकाइमा बने होते हैं, कोलेनकाइमा ऊतक जो है या किसके बने होते हैं? तो ये हो जाएगा आपको मृदुतक ऊतकों का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 नंबर, नुकीले पतले सिरों वाली एक लंबी कोशिका कहलाती है कौन? तो ये हो जाएगा आपको दृढ़ ऊतक। कौन हो जाएगा? दृढ़ ऊतक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश रेशेदार संयोजी ऊतक है जो जड़ों में हड्डियों को जोड़ता है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको स्नायु हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्नायु ऊतक। अगला प्रश्न, मायोसिन और एक्टिन क्या है? मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो ये हो जाएगा आपको पेशी प्रोटीन है। कौन हो जाएगा? पेशी प्रोटीन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23, इनमें से कौन सा ऊतक प्रचुर मात्रा में वसा संग्रहित करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको वसा ऊतक। कौन हो जाएगा? वसा ऊतक जो है प्रचुर मात्रा में वसा का संग्रहित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, जीवित यांत्रिक ऊतक होता है कौन? कौन है जो जीवित यांत्रिक ऊतक होता है? तो हो जाएगा आपको कोलेनकाइमा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कोलेनकाइमा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, मांसपेशी का वह भाग संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक्टिन कहा जाता है। अगला टॉपिक देखिए, ऊतक टॉपिक खत्म हो गया। फिर से अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग सभी विटामिन का नाम, कौन कौन विटामिन किस में घुलता है, उसका कार्य क्या है, उसके कमी से कौन से रोग होते हैं, ये भी पीडीएफ में हम डाल दिए हैं। आप लोग पीडीएफ लेके इसको पढ़ सकते हैं। अगला टॉपिक है देखिए, पोषण, शोषण, उपापचय, रुधिर परिसंचरण तंत्र एवं उत्सर्जन तंत्र। अब इसका हम सबसे पहले वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर से हम मॉडल सेट का प्रश्न देखेंगे। देखिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए इस चैप्टर का पहला प्रश्न, स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है किसके द्वारा? स्तनियों में जो है स्टार्च का पाचन किसके द्वारा प्रारंभ होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मुख से। किससे होता है? मुख से होता है। अगला प्रश्न, घाव का शीघ्रता से भरना किस विटामिन कारण से होता है? घाव का शीघ्रता से भरना हो जाता है किस विटामिन से? ये हो जाएगा आपको विटामिन सी के कारण से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऊर्जा संचित होती है किस रूप में? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको एटीपी के रूप में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको अन्न में नमी की मात्रा। कौन हो जाएगा? अन्न में नमी की मात्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न, त्वचा में अतिरिक्त रंजक का उत्पादन उत्प्रेरित होता है मुख्यतः किसके द्वारा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको विटामिनों के कारण से होता है। किसके? विटामिनों के कारण से। अगला प्रश्न, 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः होते हैं कितने दांत? ये हो जाएगा आपको 20 दांत होते हैं। कितने? 20 दांत। ये 20 दांत जो है इसे मिल्क टूथ भी कहा जाता है, जो कि टूट जाता है सभी दांत कुछ साल के बाद। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 120 से 80 होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? ये हो जाएगा आपको विटामिन के कारण से मानव शरीर में रक्त का थक्का होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 नंबर, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ये हो जाएगा आपको छोटी आंत में। किसमें होता है? छोटी आंत में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? कौन सा विटामिन है जो हार्मोन माना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको विटामिन डी। अगला प्रश्न है, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? संतरे जो है या किसके प्रबल स्रोत हैं? तो ये हो जाएगा आपको विटामिन के। किसका हो जाएगा? विटामिन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पालक के पत्ते के प्रबल स्रोत कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको आयरन हो जाएगा, यानी कि लोहा। अगला प्रश्न, प्रोटीन बने होते हैं किसके? इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको अमीनो अम्ल के हो जाएगा। किसका? अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है,
किस रूप में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल अस्थि मज्जा के द्वारा। किसके द्वारा? लाल अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन है? सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन है? तो ये हो जाएगा आपको ए बी। कौन हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कार्बोहाइड्रेट कौन नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विषाणु। विषाणु जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना जाता है? यानी कौन से विटामिन जो है उसे हार्मोन माना जाता है? यह जगह आपको विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? तो ये हो जाएगा आपको यकृत। कौन हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको यकृत। कौन करता है? शुष्क अच्छिकोप मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको विटामिन डी कमी। किसके? विटामिन डी। अगला प्रश्न, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको बालक्षय, यानी कि मरासमस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मरासमस। अगला प्रश्न है 22 नंबर, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? विटामिन ए जो है मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो ये हो जाएगा आपको यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में होता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट। किसको? कार्बोहाइड्रेट के जांच के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहा का सर्वोत्तम स्रोत है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको सेब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सेब। अगला प्रश्न है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, यानी कि वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या सब हो सकता है? तो हो जाएगा आपको ए बी और ए बी हो सकता है। ए बी और ए बी ये तीनों रक्त हो सकते हैं उनके बच्चों का। अगला प्रश्न, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अपनी ग्लाइकोजन। कौन करता है? ग्लाइकोजन को उपयोग करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। कौन सा आयन है जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है? तो हो जाएगा आपको Cu+ हो जाएगा, यानी कि कॉपर। अगला प्रश्न, इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। कौन? किसकी पोषण विधि है जो होलोफाइटिक है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको यूग्लिना। किसका? यूग्लिना का। अगला प्रश्न, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। कौन? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं जो है या कितने प्रकार की होती हैं? तो ये हो जाएगा आपको 5 प्रकार की। कितने? 5 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 32, लसिका किस में उपस्थित होती है? लसिका जो है किस में उपस्थित होती है? ये हो जाएगा आपको संवहन ऊतक में। किसमें? संवहन ऊतक में लसिका उपस्थित होती है। अगला प्रश्न, यह संविग वोरस होते हैं। कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यानी कि मच्छर में। किसमें? मच्छर में हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, यह विटामिन टोकोफेरोल होता है। कौन? कौन सा विटामिन है जिसे टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा आपको विटामिन ई। कौन हो जाएगा? विटामिन ई। अगला प्रश्न, मानव रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7.5 से लेकर 8 के बीच होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 36, कार्बन डाइऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यानी कि रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। अगला प्रश्न है 37 नंबर, ओमेगा 3 एक वर्ग है। कौन सा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वसीय अम्ल। ओमेगा 3 एक वसीय अम्ल है। अगला प्रश्न है, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये हो जाएगा आपको मुख गुहिका से। कहाँ से? मुख गुहिका से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, ट्राइग्लिसराइड है क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह एक क्या है? तो वसा है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में होते हैं क्या? इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए, मानव शरीर में जो है लगभग 70% क्या होता है, पानी होते हैं। अगला प्रश्न, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? कौन सी धमनी है जो यानी कि ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? ये हो जाएगा आपको फुफ्फुस धमनी। कौन हो जाएगा? फुफ्फुस धमनी हो जाएगा। अगला प्रश्न, आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? ये हो जाएगा आपको सिरोसा। कौन कहलाती है? सिरोसा कहलाती है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत कितना है? ये हो जाएगा आपको 0.03%। कितना है? 0.03% है। अगला प्रश्न, वायवीय शोषण यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन प्रक्रिया को पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन। कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 मिनट रुक जाइएगा, 45 का 46 नंबर का देखिए। 46 नंबर का आंसर हो जाए, प्रश्न में दिया हुआ है सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 72 बार होता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न, वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोटापा होता है। क्या होता है? मोटापा। अगला प्रश्न, डिऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किसमें आता है? तो ये हो जाएगा आपको, ये आता है दायां नीले में। किसमें आता है? दायां नीले में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? इनमें से कौन सा है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो ये हो जाएगा आपको पालक। कौन हो जाएगा? पालक। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन है? तो ये हो जाएगा आपको विटामिन के हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, विटामिन के। अगला प्रश्न, अंतःशोषण तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़े का दाब क्या होता है? तो ये हो जाएगा जब फेफड़े का दाब कम होता है। क्या होता है? वायुमंडल दाब से जो है फेफड़े का दाब कम होता है। अगला प्रश्न है, थायमिन है क्या? थायमिन जो है किसका नाम है? तो ये हो जाएगा आपको विटामिन B1 का नाम थायमिन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा आपको ग्लाइकोलिसिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्लाइकोलिसिस। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको 120/80 mmHg होता है। अगला प्रश्न, पसीने से सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है कौन? पसीने से सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है कौन? ती हो जाएगा आपको सोडियम क्लोराइड। कौन हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन से रक्त वाहिका में होती है? ती हो जाएगा आपको शिरा में। किसमें होता है? शिरा में होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57, प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्संदिग्ध एकक उपस्थित होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको वृक्काणु हो जाएगा। कौन? वृक्काणु। अगला प्रश्न, वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, यानी कि एरिथ्रोज, उसके बाद जाइलोज, उसके बाद मेनोज, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59, कोरपोरा क्वाड्रीजेमिना किसमें होता है? कोरपोरा क्वाड्रीजेमिना किसमें होता है? तो ये हो जाएगा आपको मस्तिष्क में। किसमें होता है? मस्तिष्क में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडारण माना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको ग्लाइकोजन। कौन हो जाएगा? ग्लाइकोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला जो है इसी चैप्टर से मॉडल सेट का प्रश्न दिया हुआ। देखिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस चैप्टर में बहुत सारे प्रश्न दिया हुआ था प्रीवियस ईयर के। अगला प्रश्न, कौन सा जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन यानी कि बदलता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शोषण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शोषण। अगला प्रश्न, दमा मानव शरीर के डैश का विकार है? दमा मानव शरीर के डैश का विकार है? तो ये हो जाएगा आपको श्वसन तंत्र का। किसका? श्वसन तंत्र। अगला प्रश्न, श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको श्वसन तंत्र का। किसका भाग है? तो श्वसन तंत्र का भाग है। अगला प्रश्न है, केसिन एक प्रोटीन है जो किसमें पाया जाता है? तो ये हो जाएगा केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। तो ये 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला है आंतररस भोजन में मौजूद प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करते हैं? ये हो जाएगा आपको अमीनो अम्ल में। किसमें? अमीनो अम्ल में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होता है? ये हो जाएगा आपको मुंह एवं छोटी आंत में। कहाँ से? मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत में जाके पूर्ण होता है। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 7। पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? ये हो जाएगा आपको अमाशय। कौन हो जाएगा? अमाशय हो जाएगा। अगला प्रश्न, आंवला किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? ये हो जाएगा आपको विटामिन सी का। किसका? विटामिन सी का हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है? ये हो जाएगा आपको यकृत। कौन हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा आपको केशिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ये हो जाएगा विटामिन सी, विटामिन ई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन कितना प्रति मिनट होता है? ये हो जाएगा आपको 60 से लेकर 100 के बीच होता है। अगला प्रश्न, रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रभावित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि कोशिकाओं के द्वारा होता है, यानी केशिकाओं। क्या होता है? केशिकाओं के द्वारा। अगला प्रश्न, पाचन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पाचन के विषय में कौन सा कथन है जो सही है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी खाद्य की वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूत्र का असामान्य घटक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल्ब्यूमिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एल्ब्यूमिन। अगला प्रश्न, सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाली जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको ज्वारीय आयतन कहा जाता है। क्या कहता है? ज्वारीय आयतन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, ये जो है गुर्दे का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियां के नाम क्या है? मध्य कान में मौजूद 3 हड्डी होते हैं, उस तीनों हड्डी का नाम क्या है? तो हो जाएगा आपको हैमर, एनविल, स्टेरअप हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। स्वास्थ्यकर भोजन के लिए लिए जाने वाले एक स्वस्थ मनुष्य का मूत्र जब फर्श पर गिरता है तो इससे होने वाली दुर्गंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके जीवाणुविक अपघटन के कारण से होती है? तो हो जाएगा आपको यूरिया का अमीनो अम्ल। किसका होता है? यूरिया का अमीनो अम्ल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 नंबर। गन्ना में डैश पाया जाता है? गन्ना में पाया जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या पाया जाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, चयापचय के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको। चयापचय के कथन में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखिए तीनों का तीनों कथन गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन सा है जो अघुलनशील आहार्य रेशा का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको सेल्यूलोज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सेल्यूलोज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आमाशय को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको कॉलिक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कॉलिक। कॉलिक जो है यह आमाशय को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको डाइसेकेराइड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डाइसेकेराइड। अगला प्रश्न, मानव के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? यंत्र को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपको एंडोस्कोप। क्या कहते हैं? एंडोस्कोप कहा जाता है। अगला प्रश्न है रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा प्लाज्मा। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको साइनस। क्या हो जाएगा? साइनस। अगला प्रश्न, डुओडेनम डैश का भाग है? डुओडेनम जो है या किसका भाग है? तो हो जाएगा आपको छोटी आंत का। किसका? छोटी आंत का।
अगला प्रश्न प्रसंख्या 29, लार ग्रंथियों, श्वेत ग्रंथियों एवं अग्न्याशय की नलिकाएं किस ऊतक की बनी होती हैं? तो हो जाएगा आपको क्यूबाइडल एपिथेलियम का, किसका? क्यूबाइडल एपिथेलियम का बना होता है। अगला प्रश्न है जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो ये हो जाएगा आपको प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में विघटन। क्या हो जाएगा? प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में विघटन हो जाएगा। अगला देखिए कौन सा टॉपिक है। अगला टॉपिक है कंकाल तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र। फिर इस टॉपिक का हम सबसे पहले क्या देखेंगे? प्रीवियस ईयर प्रश्न, उसके बाद मॉडल सेट। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न में पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? इनमें से कौन सा है जो एक मादा लिंग हार्मोन है? तो ये हो जाएगा आपको प्रोजेस्टेरोन। कौन हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है। थायराइड जो है निम्न में से किस अंग तंत्र का भाग होता है? तो ये हो जाएगा आपको अंतःस्रावी ग्रंथि का, किसका? अंतःस्रावी। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 3, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा है जो अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपको थायराइड। कौन हो जाएगा? थायराइड। अगला प्रश्न शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो ये हो जाएगा आपको पेनक्रियास यानी कि अग्न्याशय के खराब होने से मधुमेह रोग का प्रकोप शुरू होता है। अगला प्रश्न है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपको गला। कहाँ हो जाएगा? गला। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है इन ऑप्शन में से? तो ये हो जाएगा आपको विटामिन सी, जो कि पता है विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। ठीक, ऑप्शन में दिया हुआ है विटामिन सी, तो विटामिन यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यह स्टेरॉइड स्रावित करता है कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको अग्न्याशय। कौन हो जाएगा? अग्न्याशय हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 8, विकर मूलतः होते हैं क्या? विकर जो है या मूलतः क्या होते हैं? ये हो जाएगा आपको प्रोटीन। क्या होते हैं? प्रोटीन। अगला प्रश्न कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? इन ऑप्शन में से कौन सा है जो सबसे बड़ी ग्रंथि है? ये हो जाएगा आपको यकृत। कौन हो जाएगा? यकृत। अगला प्रश्न कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? इनमें से कौन सा है जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो ये हो जाएगा आपको पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ यानी कि ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा आपको मस्तिष्क के लिए। किसके लिए होता है? मस्तिष्क के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 12 नंबर, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन? कौन है जो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा आपको हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न मनुष्य के शरीर में किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्रावित होता है? तो ये हो जाएगा आपको पीयूष ग्रंथि। किससे होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 14 नंबर, पेनक्रियास मेढक में पाई जाती हैं क्या? इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको अमाशय तथा ड्यूओडिनम के बीच। क्या हो जाएगा? अमाशय तथा ड्यूओडिनम के बीच में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न एंडोस्टियम पाया जाता है किसमें? इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको हड्डियों के आंतरिक भाग में। किसमें? हड्डियों के आंतरिक भाग में एंडोस्टियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है किस रूप में? इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको मेसोडर्म कोशा में से होता है। किससे? मेसोडर्म कोशा से पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न केसलीभूत उपास्थि पाई जाती है किसमें? इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको सुप्रा स्केपुला में। क्या हो जाएगा? सुप्रा स्केपुला में पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 18 नंबर, कैरोटिड लेवेनिंथ का कार्य होता है किस रूप में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त में से किसी के रूप में नहीं होता है। ये सभी ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो हो जाएगा आपको कान की हड्डी हो जाएगा कौन? अस्टेपिस। कौन हो जाएगा? अस्टेपिस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है? इनमें से कौन सा ग्रंथि है जो हार्मोन निर्माण से संबंधित है? ये हो जाएगा आपको अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला प्रश्न है ओक्टियोसाइट्स पाए जाते हैं कहाँ पे? ये हो जाएगा आपको अस्थि में। कहाँ पाए जाते हैं? अस्थि में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हेमेट। क्या हो जाएगा? हेमेट जो है या मध्य कर्ण
की हड्डी में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन स्रावित होता है किसके द्वारा? तो हो जाएगा आपको पेनक्रियास यानी कि अग्न्याशय में। किसमें होता है? अग्न्याशय में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां यानी कि हड्डियां होती हैं? तो हो जाएगा आपको टोटल 206 हड्डियां। कितना? 206। अगला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध के द्वारा जुड़ी होती है? तो हो जाएगा आपको डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। किसके द्वारा? डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होता है किस रूप में? हो जाएगा कंठ के द्वारा। किसके द्वारा? कंठ के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है इसी का मॉडल सेट है। मॉडल सेट का देखिए पहला प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है? कौन सा ग्रंथि है जो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है? तो हो जाएगा आपको कौन सा ग्रंथि? तो हो जाएगा आपको अग्न्याशय ग्रंथि। कौन हो जाएगा? अग्न्याशय ग्रंथि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी परीक्षण किया जाता है? इससे पहले अभी बताए हैं। तो हो जाएगा आपको मस्तिष्क के लिए। किसके लिए? ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के परीक्षण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो हो जाएगा आपको कौन सा है जो अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो हो जाएगा आपको पीयूष ग्रंथि। कौन हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग के गलत युग्म का चयन करें। इनमें से कौन सा भाग है जो गलत कथन है? तो हो जाएगा आपको मणिबंध गर्दन। ये गलत बात है, जबकि मणिबंध कहाँ होता है? शायद कान में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, न्यूरॉन की शाखा जैसी संरचना को डैश कहा जाता है? न्यूरॉन की शाखा जैसी संरचना को क्या डैश कहा जाता है? तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर इसका बी यानी कि शाखिका। क्या हो जाएगा? शाखिका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, कौन सी ग्रंथियां मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायता होती है? तो हो जाएगा आपको अधिवृक्क ग्रंथियां। कौन हो जाएगा? अधिवृक्क ग्रंथियां हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में 29 हड्डियां होती है, इनमें से कौन सा है जो वर्गीकरण सही है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि माथा में 8 हड्डी, चेहरा में 14, कान पे 6 और कंठस्थी 1। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौंस मानव के किस अंग का भाग है? पौंस जो है या मानव के किस अंग का भाग है? तो ये हो जाएगा आपको मस्तिष्क का। किसका भाग है? मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्रंथि युग्म यानी कि जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको पीयूष यानी कि प्यूटरी ग्रंथि, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं? इनमें से कौन सा है जो लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, हड्डियों को हड्डी से लिगामेंट के द्वारा जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, लेंगरहेस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको अग्न्याशय में। किसमें? अग्न्याशय अंग में। अगला प्रश्न, मानव की पसलियां डैश के साथ जुड़ी होती है? मानव की पसलियां जो है यह स्टेनर्म के साथ जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको पित्ताशय। कौन हो जाएगा? पित्ताशय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 नंबर, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है? तो ये हो जाएगा आपको लीडिग। कौन हो जाएगा? लीडिग कोशिका। कौन हो जाएगा? लीडिग कोशिका है। अगला प्रश्न, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियां के नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको हेमर, एनविल, सिटर्ड अप, ये तीनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 नंबर, मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? मनुष्य में जो है कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? तो हो जाएगा आपको 31 जोड़ी। कितने? 31 जोड़ियां। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों में बढ़ने में सहायता होती है। तो ये उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यानी कि सोमेट्रोट्रोपिन। कौन हो जाएगा? सोमेट्रोट्रोपिन हो जाएगा। अगला प्रश्न, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? दुग्धजनक हार्मोन का स्रावन कहाँ पर होता है? तो ये हो जाएगा आपको पीयूष में। कहाँ पे? पीयूष। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19, हथेली में पाए जाने वाली अस्थि का नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको मेटाकार्पस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मेटाकार्पस। अगला प्रश्न, परम मस्तिष्क के विषय में कौन सा विकल्प असत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा आपको, यानी कि इनके 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अर्धगोलीय एवं एक केंद्रीय विमर्शिक। ये कथन बिल्कुल गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? ये हो जाएगा आपको थाइमस। कौन सा हो जाएगा? थाइमस हो जाएगा। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे लंबी पेशियां कौन सी हैं? शरीर की सबसे लंबी पेशियां कौन सी हैं? तो ये हो जाएगा आपको सार्टोरियस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सार्टोरियस। अगला प्रश्न है हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है सरकोलम्मा वह झिल्ली है जो ढकती है किसको? ये हो जाएगा जो मांसपेशी फाइबर को ढकती है। किसको? मांसपेशीय फाइबर को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। शरीर के धड़ से ऊपर रीढ़ की हड्डी में वृद्धि होना क्या कहलाती है? ये हो जाएगा आपको पूंछ। क्या कहलाती है? पूंछ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में हड्डी नहीं है? ये हो जाएगा आपको कुल्हाड़ी। कौन हो जाएगा? कुल्हाड़ी। अगला प्रश्न है घुटने की टोपी को कहा जाता है क्या? घुटने की टोपी को कहा जाता है पेटेला। क्या कहा जाता है? पेटेला कहा जाता है। अगला प्रश्न है कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? ये हो जाएगा आपको कोलिकिया। कौन हो जाएगा? कोलिकिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है? ये हो जाएगा आपको ट्रिप्सिन। कौन हो जाएगा? ट्रिप्सिन एंजाइम हो जाएगा। अगला प्रश्न है फेफड़ों के आवरण को डैश कहा जाता है? फेफड़ों के आवरण को कहा जाता है प्लोरा। कौन कहा जाता है? प्लोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? ये हो जाएगा आपको जबड़े में। कहाँ होता है? जबड़े में। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे लंबी हड्डियां कौन सी हैं? शरीर की सबसे लंबी हड्डियां कौन सी हैं? ये हो जाएगा आपको जांघ की हड्डियां। कौन हो जाएगा? जांघ की हड्डियां हो जाएगा। अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है मानव जनतंत्र एवं भ्रूणीय तंत्र। अब फिर सबसे पहले हम फिर से इस टॉपिक में प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे, उसके बाद मॉडल सेट देखेंगे। तो देखिए इस चैप्टर में इस टॉपिक का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? ये हो जाएगा आपको अधिवृक्क ग्रंथियों से। किससे? अधिवृक्क ग्रंथियों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव की खोपड़ी में जो है हड्डियों की संख्या 22 होती है। कितनी? 22। अगला प्रश्न मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको XY। कौन हो जाएगा? XY हो जाएगा। अगला प्रश्न है भ्रूण और गर्भाशय के बीच संबंधी संपर्क बनाने वाला संरचना को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा आपको अपरा यानी कि प्लेनसेटा। क्या कहलाते हैं? अपरा या प्लेनसेटा कहलाती है। अगला प्रश्न एक मानव युग्मज डैश होता है? ये हो जाएगा आपको द्विगुणित। कौन हो जाएगा? द्विगुणित हो जाता है। अब देखिए इसी टॉपिक का हम क्या देखेंगे? मॉडल सेट का क्वेश्चन देखेंगे। तो मॉडल सेट के पहला प्रश्न में है उस अंक का नाम दे, उस अंक को नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। यानी कि जहां पे भ्रूण विकसित होता है उस अंक का क्या नाम है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय। कौन हो जाएगा? गर्भाशय हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव जाति के एक पुरुष को उसके शुक्राणु उसके या उसकी डैश से प्राप्त होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको माता से। किससे प्राप्त होती है? तो माता से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है डैश में मांसपेशियां के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो हो जाएगा आपको गर्भाशय। क्या हो जाएगा? गर्भाशय में। अगला प्रश्न एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य क्या है? एस्ट्रोजन का जो है मूलभूत कार्य क्या है? एस्ट्रोजन का जो है मूलभूत कार्य है मासिक धर्म चक्र को विनियमित करना। क्या हो जाएगा? मासिक धर्म चक्र को विनियमित करना। अगला प्रश्न भ्रूण के विकास की निगरानी करने के लिए डैश की नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको अल्ट्रासोनिक। कौन हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों का लिंग किसके निर्धारण से होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको गुणसूत्र के निर्धारण से। अगला प्रश्न मानव के नर जनन तंत्र में अधिवृष्ण शुक्रवाहक शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका या भूमिकाएं निभाई जाती हैं? ये हो जाएगा आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्राणुओं का परिपक्व और
उसकी गतिशीलता, क्या जगह शुक्राणुओं का परिपक्व और उसकी गतिशीलता। अगला प्रश्न, नर प्रजनन तंत्र के कौन से भाग में अनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको शुक्राणु में। किसमें? शुक्राणु में पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, ती हो जाएगा आपको मूत्रमार्ग। कौन हो जाएगा? मूत्रमार्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ती हो जाएगा आपको होमोसेपियंस। कौन हो जाएगा? होमोसेपियंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुरुषों में वृषणकोश शरीर के बाहर क्यों होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसी कारण से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। अग्रपुंज यानी कि एरोसोम पाए जाते हैं किसमें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको शुक्राणु में। किसमें पाए जाते हैं? शुक्राणु में। अगला प्रश्न, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को दो भागों में विभाजित करती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको बाइंडी विखंडन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बाइंडी विखंडन। अगला प्रश्न है गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको रेखाकार, यानी क्या हो जाएगा? लीनियर। अगला प्रश्न, मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मज का संगठन कौन होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको 44 प्लस XX। मादा है तो XX हो जाएगा, अगर वहीं पुरुष पूछता है तो 44 प्लस XY हो जाता है। अगला प्रश्न, गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है क्या। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। एमिनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है क्या। जो बताता है भ्रूण के लिंग को। क्या बताता है? भ्रूण के लिंग को बताता है। अगला प्रश्न, सामान्यतः निषेचन होता है कहाँ पे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको डिम्ब वाहिनी नली में। कहाँ होता है? डिम्ब वाहिनी नली में होता है निषेचन। अगला प्रश्न है सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। सबसे पहले जो है डीएनए को अलग किया था फ्रेडरिक मिसर ने। किसने किया था? फ्रेडरिक मिसर। अगला प्रश्न है अंडाणु के साथ शुक्राणुओं का निषेचन होता है किसमें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको पिलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर होता है? पिलोपियन ट्यूब में। अगला प्रश्न है अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। क्या हो जाएगा? नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जन्म और मुकुलन के द्वारा प्रजनन कर सकता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको हाइड्रा। कौन हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। गुणसूत्र में क्रोमेटिडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को क्या नाम है। गुणसूत्र में क्रोमेटिडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का क्या नाम है। ये हो जाएगा आपको सेंट्रोमियर। कौन है? उसका नाम सेंट्रोमियर। अगला प्रश्न, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण का पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। ये हो जाएगा आपको कौन करता है? तो गर्भनाल। कौन हो जाएगा? गर्भनाल। अगला प्रश्न, महिलाओं में यौन की शुरुआत किससे होती है। इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको रजोदर्शन से। किसे? रजोदर्शन। अगला प्रश्न है 27 नंबर, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक के द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भ्रूण में अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना इसका एक कार्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रसव पीड़ा डैश की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको गर्भाशय। क्या हो जाएगा? गर्भाशय। अगला प्रश्न, मां के शरीर के अंदर बच्चे के विकास यानी मनुष्यों के मामले में लगभग कितने महीने लगते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी लगभग 9 महीने। कितने? लगभग 9 महीने लगते हैं। अगला टॉपिक है देखिए अनुवांशिकता और जैव विकास, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। देखिए अगर कोई भी आदमी इस संपूर्ण
चैप्टर का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए इस चैप्टर का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, रेगिस्तान में वनडोपन में बाधा है क्या? रेगिस्तान में जो है वनडोपन में बाधा क्या है? इसके आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको कम वर्षा। कौन हो जाएगा? कम वर्षा। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण का कारण क्या है? जल प्रदूषण का कारण क्या है? ये हो जाएगा आपको वाहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट, उसके बाद कृषि से निकलने वाली पदार्थ, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में जो है क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको 46। कितना होता है? 46 होता है, यानी कि 46। अगला प्रश्न है 4 नंबर, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटाने के लिए कार्बन उत्सर्जन को 0 तक पहुंचाने पर टारगेट रखने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? ये हो जाएगा आपको न्यूजीलैंड। कौन हो जाएगा? न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न, इंसुलिन उत्पादित होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय के द्वारा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको फिबुला तथा टिबिया। कौन हो जाएगा? फिबुला तथा टिबिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको थर्मल पावर प्लांट। कौन हो जाएगा? थर्मल पावर प्लांट। अगला प्रश्न, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी की विकास के पश्चात यह तकनीक संभव हुई किसका? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको डीएनए उंगली मुद्रण। कौन हो जाएगा? डीएनए उंगली मुद्रण हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुनहरी यानी कि गोल्डन चावल है क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें केरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ये हो जाएगा आपको समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। अगला प्रश्न, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? ये जो है जारी करता है यूएनईपी। कौन करता है? यूएनईपी जारी करता है। अगला प्रश्न है नगोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? नगोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? ये हुआ आपको 2010 में। कब हुआ? 2010 में हुआ है। अगला प्रश्न है द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 नंबर, प्रश्न संख्या 14 में दिया हुआ है रेगिस्तान में वनडोपन में बाधा है क्या? इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कम वर्षा। कौन हो जाएगा? कम वर्षा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 15 नंबर, पोषकों का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनर्चक्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है अपघट। क्या कहा जाता है? उन्हें अपघट कहा जाता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, एलोसोम होते हैं क्या? तो ये हो जाएगा आपको लिंग गुणसूत्र। क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र। अगला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होती है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा आपको खाद्य श्रृंखला। क्या कहा जाते हैं? खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। अगला प्रश्न है अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको जीन। क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा आपको एंसेट्रिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंसेट्रिक। अगला प्रश्न है मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्याय विशेषक चयनित किए थे? तो ये हो जाएगा आपको टोटल 7। कितने? 7। अगला प्रश्न है परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको मानव अल्फा लेक्ट एल्बुमिन हो जाए। कौन? मानव अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। अगला प्रश्न है 23 नंबर,
डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बकवास उत्परिवर्तन। कौन हो जाएगा? बकवास उत्परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको 3:1 में। किसमें? 3:1। अगला प्रश्न है, जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमेरेज बहुलकन होता है तो उसकी दिशा क्या होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको एक दिशीय 5 से 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ये हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड। कौन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अपघटक। कौन हो जाएगा? अपघटक। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संघटक होते हैं, कौन कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको जीव और अजीव। कौन हो जाएगा? जीव व अजीव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फूल की स्थिति। किसका? फूल की स्थिति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस हरित गृहित प्रवाह गैस नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको SO2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, आनुवंशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम होते हैं उसे वह कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है कहाँ पे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र के योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको अनुवांशिकी। किसका? अनुवांशिकी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको SO2 एवं N2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? SO2 एवं N2। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से। किससे? ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, वर्गीकरण की आधारणीय इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जाति। क्या हो जाएगा? जाति। अगला प्रश्न, विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको पक्षी के लिए। किसके लिए? पक्षी। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको ग्लोबल वार्मिंग से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पादप, टिड्डा, उसके बाद पक्षी। ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, जीन अभियांत्रिक में जीन का क्या किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैनिपुलेशन। क्या हो जाएगा? मैनिपुलेशन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जगह आपको चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? वे राइबोजाइम कहलाते। क्या कहलाते हैं? राइबोजाइम। अगला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस प्रकार कर आनुवंशिक के नियम को प्रतिपादित किए? तो यह जगह आपको मटर के पौधे पर। किस पर? मटर के पौधे पर किए थे। अगला टॉपिक है, देखिए बहुत ही सभी टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण। आप वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो देखिए, आनुवंशिक और जैव विकास परिस्थिति का मॉडल सेट का पहला प्रश्न, डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल के रूपों में विकसित होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा आपको डार्विन ने। किसने बताया था? डार्विन ने बताया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, एक पारिस्थितिक तंत्र में जैविक कारक क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता, ये तीनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 नंबर, मानव जाति की आनुवंशिक मूल कहाँ मौजूद है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको अफ्रीका। कहाँ? अफ्रीका। अगला प्रश्न, इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिक के जनक के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा आपको ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का औसतन कितने प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से दूसरे पौष्टिक स्तर में अंतरित किया जाता है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको 10%। कितना हो जाएगा? 10%। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 नंबर, प्रश्न संख्या देखिए 8 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक दृष्टिबाधित छात्र द्वारा उपयोग किया जा सकता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको वनीला। कौन हो जाएगा? वनीला। अगला प्रश्न है, पुरुष और महिला लैंगिक कोशिकाएं जुड़कर डैश बनाती हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको युग्मज। क्या बनाती हैं? युग्मज। अगला प्रश्न है, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था किसने? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको जेकब तथा मोनार्ड ने। किसने? जेकब तथा मोनार्ड ने ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया है। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र के वाहक बल क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको सूर्य की ऊर्जा। कौन हो जाएगा? सूर्य की ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए? ये हो जाएगा आपको चार्ल्स एल्टन ने किया था। किसने? चार्ल्स एल्टन। अगला प्रश्न, एंटीकोडन्स किसमें पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि tRNA में। किसमें? tRNA में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, समूह की एंटीबॉडीज में एलर्जीज क्रिया प्रारंभ होती है कहाँ पे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IgE में। किसमें? IgE। अगला टॉपिक है देखिए क्या, पादप जगत में पादप उत्तक, प्रकाश संश्लेषण, पादप शोषण, खनिज पोषण एवं पादप में वृद्धि। सबसे पहले इस टॉपिक का हम प्रीवियस ईयर देखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या देखेंगे? मॉडल सेट। तो प्रीवियस ईयर का पहला प्रश्न है, आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? आम का जो है खाने योग्य भाग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको मध्यवृत्ति। कौन हो जाएगा? मध्यवृत्ति। अगला प्रश्न, नागफनी में के कांटे रूपांतरित हैं किसका? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको पत्ती का। किसका? पत्ती का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कटहल। किसमें? कटहल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको गन्ना। किसमें? गन्ना। अगला प्रश्न है, मुक्त निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें अपरंगत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको टॉर्च। कौन हो जाएगा? टॉर्च। अगला प्रश्न है 7 नंबर, फाइकोलॉजी इसका अध्ययन क्या है? फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो हो जाएगा आपको शैवाल का। किसका? शैवाल का। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको ग्लूकोज। कौन हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, एक प्रकंद का इनमें से कौन सा है जो प्रकंद का उदाहरण है? तो हो जाएगा आपको अदरक। कौन हो जाएगा? अदरक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद कौन है? तो हो जाएगा आपको जल। कौन हो जाएगा? जल हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएगा आपको क्लोरोफिल। कौन है? तो वह क्लोरोफिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि गाजर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह एक संग्रहित फल है कौन? वह एक संग्रहित फल कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा आपको सहतूत। कौन हो जाएगा? सहतूत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा आपको तना से। किससे? तना से। अगला प्रश्न है हवा के परागण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको वायु परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु परागण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 16 का डी यानी कि छत्रक व सोपेशी, ये सही नहीं है। देखिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आए होंगे। देखिए हम जो है बायोलॉजी का जितना इसमें टॉपिक था उसका हम आज इस वीडियो में पार्ट 1 इस वीडियो में अपलोड कर देंगे। इसमें देखिए आधा प्रश्न रहेगा। पार्ट 2 हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। आप सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आएंगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। PDF अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।